हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th में मोशन में कंटिन्यू में पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं। इसमें आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि हमें 4 से 5 फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है। लास्ट वीडियो लेक्चर के एंड में मैंने आप लोगों को 4 फिजिकल क्वांटिटीज या 5 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूं, तो थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा। वो है डिस्टेंस, वो है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आज हम इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज या शुरुआत की 2 से 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। जिससे उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी ही है क्या। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर लेकर के जाऊंगा, थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल तक टच करवाऊंगा। 11th का थोड़ा सा इसमें पार्ट होगा, बहुत बेसिक फिजिक्स है, ध्यान से सुनिए। 9th का ही पूरा वीडियो लेक्चर है, आप बिल्कुल इस वीडियो लेक्चर को यहां बंद मत कर देना कि ये तो 11th का पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 9th का ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ाएंगे तो थोड़ा आगे का जो है वो इजी समझ में आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की, कि फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या। तो देखो, डेफिनेशन के अंदर बात करते हैं कि फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी फिजिकल सिस्टम का। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक फिजिकल सिस्टम का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि मेजर किया जाता है या फिर क्वांटिफाइड किया जाता है। क्वांटिफाइड मतलब काउंटिंग करना, और मेजर्ड मतलब किसी लेंथ वाइज या वॉल्यूम वाइज या एरिया वाइज उसको क्या करना है स्टूडेंट, मेजरमेंट करना या मेजर करना। टिपिकली एक्सप्रेस्ड, अब एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा? एक्सप्रेस किया जाएगा या तो उसके पास होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगी बच्चों? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसके पास क्या होगी? एक यूनिट। अगर मैं बात करूं यहां से टाइम की, तो मुझे अभी आपसे इंटरेक्शन करते हुए हो चुके होंगे 2 मिनट। तो मैंने क्या बोला? आगे क्या बोला? 2 या 2, उसके पीछे क्या बोला? मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। 2 उसकी क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। और मैंने जो यूनिट लगाई है मेजरमेंट करने की, जो यूनिट लगाई है वो मिनट्स में लगाई है। तो यूनिट क्या हो चुकी है? मिनट्स हो चुकी है। आई होप आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। आपसे बच्चों टेंशन मत लीजिए, कोई भी एग्जाम में फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है, कैसे ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज में। किसमें? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होगा बच्चों? कि ऐसी क्वांटिटी जो बुनियादी है, जो बेसिक से है, उसके बिना नहीं बनेगा। बेस मतलब फाउंडेशन है, क्लियर है? मतलब जो बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, बुनियादी है, क्लियर? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है बच्चों? 7 है। कितनी है? 7। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनके यूनिट्स को जानते हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा ये भी जानते हैं। क्योंकि ये जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये कहीं ना कहीं हमारे 9th क्लास के अंदर बहुत बार काम आने वाला है। तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके बिना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव नहीं किया जा सकता। मैं समझाता हूं कैसे नहीं किया जा सकता। देखो, जैसे वॉल्यूम है, क्लियर है? वॉल्यूम, आप लोगों ने वॉल्यूम का नाम सुनते ही 8th क्लास से आप लोग 9th क्लास में अभी आए हैं, तो वॉल्यूम का नाम सुनते ही आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर याद आ जाता है मैथमेटिक्स का। वहां पे चलो बात करते हैं। आपने वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ा होगा, या सिलेंडर का वॉल्यूम, या किसी क्यूब का वॉल्यूम पढ़ा होगा। तो आई होप आपने क्यूब का वॉल्यूम जरूर ये पढ़ा होगा कि अगर लेंथ एल है तो ब्रेथ भी एल ही होगी और हाइट भी एल ही होगी, क्योंकि ये तो क्यूब है। क्यूब में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑल आर दी सेम। तो इस वजह से इसका जो वॉल्यूम बन के आएगा वो एल इंटू एल इंटू एल, इसका मतलब एल क्यूब बन के आएगा। क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, एल क्यूब ही बन के आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो वॉल्यूम जो बना है वो किस फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना है, कौन कौन सी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ। क्योंकि यहां पे केवल किसका मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है? लेंथ का। लेंथ के अलावा क्या कोई फंडामेंटल क्वांटिटी काम में आई? नहीं आई। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी, एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 बार मल्टीप्लाई करने से या 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें नई
फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। जैसे वॉल्यूम फंडामेंटल से डिराइव हो जाएगी। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब देखो फंडामेंटल में कहीं आपको मास मिलेगा? जी बिल्कुल, फंडामेंटल में आपको मास मिलेगा। और यहां से एक फंडामेंटल उठा ली, एक डिराइव्ड उठा ली, मास बाय वॉल्यूम क्या बना दिया? डेंसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने एंड में, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बदलने की दर। डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। और वो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वही क्या कहलाता है बच्चों? वेलोसिटी। आज अगर वीडियो लेक्चर इसमें लेंदी नहीं होगा तो हम जरूर इसमें स्पीड वेलोसिटी की बात करेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की तो बात हमें करनी ही करनी है। अगर स्पीड वेलोसिटी का नंबर नहीं पड़ता है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ये मान के चलिए कि स्पीड और वेलोसिटी में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। 20 से 25 मिनट केवल हम बात किसमें करेंगे? स्पीड और वेलोसिटी पे ही बात करने वाले हैं। देन हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला याद कर लीजिए, छोटा सा फॉर्मूला है। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी छोटी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लेंथ में तो होगा, मीटर में तो होगा, किलोमीटर में ही होगा। जैसे डिस्टेंस है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? तो होगा तो यूनिट तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ही आने वाली है। तो यहां से जो यूनिट आएगी वो किसकी आएगी? लेंथ की आएगी। नीचे क्या है? टाइम। मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आई होप यहां से आपको ये बात समझ में आएगी। मैं बहुत ज्यादा कोई हाई लेवल अभी मैंने बात शुरू की भी नहीं है, 9th क्लास के लेवल तक ही मैं बात कर रहा हूं। बात करें अगर फोर्स की, तो देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है F इज इक्वल्स टू एम ए। क्या होता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। तो m यहां से आया, m का मतलब यहां से क्या होगा? मास होगा। क्लियर है? m का मतलब यहां से क्या बोला जाता है? मास। और a का मतलब क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, जो कुछ भी आप बोलना चाहें, जिस भी एक्सेंट में बोलना चाहें, तो ये एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट। जैसे आपने वेलोसिटी सुना मेरे से अभी अभी कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट इज वेलोसिटी, ऐसे ही आप अगर स्पीड मेरे से सुनेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस के चेंज होने की रेट है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट है। ऐसे ही एक्सेलरेशन वेलोसिटी के खुद के चेंज होने की रेट है। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट वेलोसिटी है और वेलोसिटी के खुद के चेंज होने की रेट क्या है? एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं गाड़ी में, भैया एक्सेलेटर तो दबाओ यार, थोड़ा जोर से तो दबाओ उसको तो थोड़ी गाड़ी भागे। क्लियर है? तो ये हम जानते हैं हम। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हुई और ये डिराइव्ड हुई, ये फंडामेंटल हुई, ये डिराइव्ड। लेकिन फंडामेंटल को ध्यान से पढ़ते हैं, जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअल में 7 वाली है क्या। तो देखो सबसे पहले लेंथ है। लेंथ की जो ऐसा यूनिट होगी बच्चों क्या होगी? मीटर। एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मास क्या है? किलोग्राम होगी, किलोग्राम लिखा जाएगा। केजी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टाइम की सेकंड है, सेकंड है टेम्परेचर, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब जानते हैं आप। इलेक्ट्रिक करंट नया है आप लोगों के लिए, मेजर किया जाएगा एम्पियर में। 10th क्लास में आप लोग पढ़ लेंगे, ज्यादा दूर 10th क्लास आपके लिए नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, पावर पर एरिया कि एरिया वाइज कितनी पावर है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। उसको कंडेलाज में मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट लिया जाएगा, कितना मोल लेना है HCl और कितना मोल लेना है NaCl, जो कुछ भी आप लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में, उनको अगर सब्सटेंस को लिया जाएगा किसी रिएक्शन में पार्ट करवाने के लिए, रिएक्टेंट बनाया जाए या प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसका जो अमाउंट है उस सब्सटेंस का वो किसमें मेजर किया जाएगा बच्चों? मोल में मेजर किया जाएगा। ठीक है? अब इसको क्या किया गया कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी और ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको फर्दर और डिवाइड कर दिया गया और कैटेगराइज कर दिया गया और क्लासिफाई कर दिया गया। क्लियर है? जिसके अंदर यहां बोला गया इनको स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों के 9th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन कंफर्म बनता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। लेकिन अगर आप लोगों को ये बात पहले से पता होगी कि स्केलर का मतलब क्या है और वेक्टर का मतलब क्या है, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से इसे बता पाएंगे। अगर बात करें स्केलर की, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में डिफाइन या डिफरेंशिएट की गई है केवल एक मुद्दे पे कि इसे डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसे डायरेक्शन चाहिए, बस इतना सा है। क्लियर है?
मतलब स्केलर के पास में केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं हो, मैग्नीट्यूड ही होगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे मैं बात करता हूं टाइम की, हमें आपस में इंटरेक्शन करते हुए शायद 8 मिनट हो गए होंगे, लेकिन मुझे ये बोलने की नीड नहीं है कि 8 मिनट हो गए हैं, मैंने तो साउथ में मुंह कर रखा है, आपका मुंह पता नहीं किधर है, आप कौन से कॉर्नर में बैठ के पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन तो बहुत जरूरी है टाइम के साथ में। मम्मी ने पूछा कितने बज गए, 12 बज गए जी, साउथ में बज गए 12, तो भैया साउथ में 12 नहीं बजे, नॉर्थ में 12 ही बजे, हर जगह ही 12 ही बजे हुए हैं। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है? तो भैया स्केलर क्वांटिटीज जैसे आपने बोला हुआ है कि ये जो टाइम है, ये टाइम के साथ में क्या आप यूज करेंगे, डायरेक्शन को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता कि टाइम के साथ में डायरेक्शन को यूज करेगा। अब अगर बात करें यहां से डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी कुछ ऐसा ही है कि उसके अंदर हम डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं। हमारा घर हमारे दोस्त से 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर है, वो साउथ में है वेस्ट में है, ये बताने की नीड हमें नहीं महसूस होती है। इसलिए हम डिस्टेंस को किस कैटेगरी में डाल देते हैं, यहां से स्केलर में डाल देते हैं। क्लियर है? तो लिखा हुआ है ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। मास के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेंथ के पास भी नहीं है, टाइम स्पीड इनके पास भी नहीं है। मैं इसमें डिस्टेंस को और एड ऑन कर देता हूं, डिस्टेंस के पास भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, या उसके पास कोई डायरेक्शन ऑलरेडी है नहीं। वेक्टर्स क्या होंगे? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे मैंने बोल दिया कि यहां से मेरे फ्रेंड का घर साउथ में है, तो वहां पे मैं अगर ये बात बोल रहा हूं तो मैं उसे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बताना चाह रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। या मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया आप लोग साउथ में 5 मीटर पर सेकंड से 2 घंटे तक चलिए। ओके, समझ में आता है कि हाँ ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड मतलब ये तो फिर स्पीड नहीं है, ये तो वेलोसिटी है। क्लियर है? आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है? इन सब की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां पे स्केलर और वेक्टर में अगर साइन में आप समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्केलर जो क्वांटिटी आएगी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, मास कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल लेके समझाऊंगा बोर्ड पे प्रॉपर वे में। आप लोग नोट्स बनाइए, आप लोग नोट कर सकते हैं। वेलोसिटी समझ गए हैं, एक्सेलरेशन ये सब क्या है, नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। चलो छोटा सा और बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। यहां से हम 2 टाइप के एंगल पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। एक प्लेन एंगल होता है जिसे 2D एंगल भी बोलते हैं, और एक सॉलिड एंगल होता है जिसे 3D एंगल भी बोला जाता है। फिलहाल आपके काम का ज्यादा नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज की बात चली तो मैंने सोचा कि आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बता दी जाए, जहां पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल मतलब लाइन्स एंड एंगल्स आप लोगों के मैथ्स में है, वहां पे आप सारे प्लेन एंगल्स ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बात करें किसी सॉलिड स्फेयर की और उसमें कोई एंगल पे आपको देखा जाए कि हाँ कितने एंगल पे ये चीज आ रही है, या पॉइंट मेजर कर सकते हैं आप। एक पॉइंट मानिए, आप जिस रूम में हैं, जिस क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पे एक पॉइंट मानिए और सारे कॉर्नर्स को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो एंगल निकल के आएगा, 3D एंगल निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए पॉज करके आराम से, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू मोशन। जो रिलेटेड है किससे? मोशन से। उन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे हम थोड़ा डिटेल में, विद एग्जांपल्स बात करेंगे कि कहां पे डिस्टेंस कितनी होगी, कहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सब कैसे मेजर किया जाता है, इन पे होने वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और एक आधा क्वेश्चन भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू चैप्टर मोशन, रिलेटेड टू मोशन ही कर देते हैं, रिलेटेड टू मोशन। मोशन के रिलेटेड हमारे पास यहां से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं हम डिस्टेंस, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हम यहां से बना देते हैं
पढ़ेंगे स्पीड, और फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी आज हम कंप्लीट करेंगे वेलोसिटी। समझा पक्का दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है। वीडियो लेक्चर में बने रहिए। इसको देख लेने के बाद में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हिला हुआ था वो पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को लेकर के कोई आपके शक गुंजाइश नहीं रहेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन के दौरान। अब मोशन तो सबको पता है भाई, मोशन क्या है? पोजीशन का चेंज होना। तो पोजीशन अगर चेंज हुई है तो वहां पे क्या एक्चुअल पाथ कवर किया गया, मैं समझाता हूं। जैसे यहां से आप ए पे थे, आप ये घूम फिर के आप कहां चले गए? बी पे चले गए। ठीक है, तो आप किस रास्ते से गए? आप इस पाथ से, इस रास्ते से आप गए। अगर आप इस रास्ते से गए हो और ये रास्ता पूरा कंप्लीट 8 किलोमीटर का है, अगर ये पाथ आपका कंप्लीट 8 किलोमीटर का है तो ये 8 किलोमीटर ही आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? कोई मेरे को यहां पे यूनिट लगाने की जरूरत पड़ी, सॉरी यूनिट क्या, डायरेक्शन लगाने की जरूरत पड़ी? जी बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन की कोई जरूरत यहां पे नहीं पड़ी। इसीलिए तो बोलता हूं कि ये डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। मैं लिख देता हूं यहां पे स्केलर है, या लिख देते हैं, नोट्स में लिख देते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पे ए टू बी जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है वो यही एक्चुअल पाथ कवर्ड है। आप ऐसे करके ही गए हैं, ऐसे करके ही गए होंगे, हम मानते हैं ऐसे करके गए हैं। तो आपने बताया है हम ऐसे करके गए हैं, 8 किलोमीटर गए हैं, तो 8 किलोमीटर ही आपकी क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस होगी। कोई इश्यू यहां तक समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी हो गई तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो भी लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है? बहुत सही, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ covered by any object during motion, it is calculated between the initial point and फाइनल पॉइंट। क्लियर है? ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कैलकुलेट की जाने वाली शॉर्टेस्ट पाथ है, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब आपके दिमाग में यही आएगा कि सर इसमें डायरेक्शन की तो कोई नीड नहीं हुई। डायरेक्शन की नीड हुई, देखो क्यों हुई मैं बताता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ए से बी जाओ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ए से बी जाओ, 3 किलोमीटर पर रहेगा आपको, और देन बी से सी चले जाओ, देन बी से सी चले जाओ 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये जो सी पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा आराम से। क्या हो जाएगा आपका ये फाइनल पॉइंट? देख लेता हूं मैं एक बार। बिल्कुल इजी दिख रहा है, बिल्कुल इजी, कोई इशू नहीं। फाइनल पॉइंट हो जाएगा सी पॉइंट। क्या हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट? समझ में आ रहा है भाई देखने वाले बच्चों? फाइनल पॉइंट हो जाएगा सी, और ए आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट। ए क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो एक्चुअल पाथ कवर्ड तो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? एक्चुअल कवर्ड पाथ तो नहीं होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा। जी नहीं, एक्चुअल कवर्ड पाथ अगर पूछा जाए, यहां से एक्चुअल कवर्ड पाथ पूछा जाए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो दिस इज 7 किलोमीटर। इज इट क्लियर टू यू? 3 और 4 7 किलोमीटर, आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वो जरा निकाल के बताओ, वो जरा कैलकुलेट करके बताओ, तो आप, मुझे लगता है यहां से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे।
और पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप ये पाएंगे कि यहां से 5 किलोमीटर में काम हो जाता। जिस काम को 7 किलोमीटर लिया गया, समय ज्यादा लिया गया, लंबाई ज्यादा हो गई, दूरी ज्यादा कवर करनी पड़ी, वही काम शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने से 5 किलोमीटर में हो जाता। क्लियर है? हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तो 5 किलोमीटर यहां से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहां से? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों यहां से? 5 किलोमीटर। तो आप ध्यान से देखिए, अगर शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता है तो वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं यहां से। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक इंसान ए पे है, वो बी पे गया, ठीक है, बी से वापस रिटर्न ए पे आया, तो यही क्या हो गया? आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, और यही क्या हो गया? आपका फाइनल पॉइंट हो गया। क्लियर है? यही तो आपका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया, यही क्या हो गया? फाइनल। तो जितना गया उतना वापस आया, जितना गया उतना वापस आया। तो इस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो बच्चों कितना हो गया? 0। और डिस्टेंस अगर आप देखते हैं कि यहां से आप 3 किलोमीटर मान लेते हैं, सपोज आप 3 किलोमीटर गए और 3 वापस गए, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो 6 किलोमीटर काउंट होगा। डिस्टेंस आपका कितना काउंट होगा? 6 किलोमीटर। क्लियर है? ये एक्चुअल पाथ कवर्ड डिस्टेंस होता है, लेकिन एक्चुअल पार्ट कवर्ड डिस्टेंस नहीं होता है। वो क्या होता है? अच्छा, एक्चुअल पार्ट कवर क्या है? डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेस्ट पाथ ही हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? आप यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक नोट लगा के भी लिखेंगे, यहां से एक नोट लगा के एक बात लिखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक रिलेशन है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो छोटा या बराबर होगा किससे? डिस्टेंस से। मतलब वो डिस्टेंस से बेचारा कभी बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी केस में डिस्टेंस से बड़ा कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है। क्लियर है? शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक्चुअल पाथ के या तो बराबर होगा, शॉर्टेस्ट पाथ या तो एक्चुअल पाथ के बराबर होगा। ये नोट 1 है। और नोट 2 में अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, ऐसा केवल कब होगा? ऐसा केवल अब होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप ए से बी चले गए, एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन किया आपने 2 किलोमीटर, ये आपका इनिशियल पॉइंट आईपी हो गया, ये आपका फाइनल पॉइंट एफपी हो गया। ए से बी गए, बी से ए मैंने बोला नहीं है तो आपको आना नहीं है। क्लियर है? बुक क्वेश्चन में बोला है, ऐसा नहीं है कि अब आना तो है ही वापस, ऐसा नहीं है, घर तो आना ही है, ऐसा नहीं है ना। ए से आप बी गए, ठीक है, ए से अगर आप बी गए तो 2 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे बताओ इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता? कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने का शॉर्टेस्ट पाथ तो क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में तो आप ऑलरेडी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपका यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इतनी डिटेल्ड बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफी है। अब डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहां से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है यहां से आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि यहां से डिस्टेंस के साथ जो यूज किया गया, डिस्टेंस क्या थी? स्केलर थी। डिस्टेंस क्या थी बच्चों? स्केलर थी। तो स्पीड भी क्या थी? स्केलर थी। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? वेक्टर है। तो यहां से वेलोसिटी भी ऐसी क्वांटिटी यूज की जाएगी जो क्या होगी? वेक्टर। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पे, स्पीड की। थर्ड पे बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के चेंज होने की रेट ही क्या है? स्पीड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी एक डेफिनेशन और बनती है द डिस्टेंस, द लेंथ, या फिर द पाथ कवर्ड, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहे हैं। 60 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी दैट इज कॉल्ड स्पीड। आपको सर स्पीड डिस्टेंस हो गई क्या? नहीं, स्पीड डिस्टेंस नहीं हो गई, लेकिन पर यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस को स्पीड बोला जाता है।
ठीक है। अगर आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब साफ साफ है कि आप 80 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 1 आवर में। अगर आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 5 मीटर। क्लियर? ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? स्केलर हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। तो यहां से स्पीड का जो फॉर्मूला बन के आएगा, जो स्पीड का फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बन के आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से एक फॉर्मूला और बन के आता है स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोला जाता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोला जाता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? ये क्या बोला जाता है? इसे एवरेज स्पीड बोला जाता है। जैसे मैं बताता हूं एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आप कहीं गए, ठीक है, कहीं भी गए, आप 50 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर गए, आपने 50 किलोमीटर की दूरी, जिसमें 10 किलोमीटर तो आप चले 80 से, अच्छी रोड थी मानते हैं, 10 किलोमीटर तो आप चले 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर आप जो बाद के जो 40 किलोमीटर बचे आप लोगों के पास, वो आप लोग चले 50 से। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को, कोई आपसे पूछेगा कि आप कितनी स्पीड से आए, तो आप ये कहोगे कि नहीं हम तो पहले तो 80 से आए, फिर हम बीच में 30 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 20 हो गए, ऐसे आए। ऐसे तो आए नहीं ना। आप तो कैसे आए? आप तो पर्टिकुलर एक चीज बता दोगे, नहीं हम मान लो यार हम 50 से तो आए ही हैं, 60 से तो आए ही हैं, या 40 से तो आए ही हैं। कैसे? आप वहां क्या बता रहे हो अगले को? एवरेज स्पीड बता रहे हो। आप मिनट मिनट की थोड़ी बताओगे, मैं तो 11 बजे इतने से चल रहा था, फिर खड्डा आ गया था, फिर मैंने तो गाड़ी धीरे कर ली, फिर मैंने बढ़ा दी थी गाड़ी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहां सब क्या यूज करते हैं? एवरेज स्पीड यूज करते हैं। मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है, वो जो टोटल टाइम लिया गया है, उसका डिवाइड लगा दो। जैसे मान लेते हैं 50 किलोमीटर था, ठीक है, तो 50 किलोमीटर था, ठीक है। आप 50 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर तक तो आप किस स्पीड से गए, या आपने 10 किलोमीटर में कितना टाइम लिया? मान लेते हैं आपने यहां से 1 आवर लिया, ठीक है। और बाकी का जो 40 किलोमीटर था, आपने यहां से इसके अंदर कितना आवर लिया? 2 आवर लिया। क्लियर है? तो क्या कर देंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3। तो 50/3। तो 50/3 करेंगे तो आप देखोगे इनके बीच की वैल्यू आएगी, जो कि क्या कहलाती है? एवरेज या फिर मीन वैल्यू। क्लियर है? डिस्टेंस, ये स्पीड समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं यहां से वेलोसिटी की, ठीक है। अच्छा, स्पीड के अंदर हम एक बात और लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस लिखने को आता है, तो एक बात और लिख सकते हैं, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। बात करते हैं वेलोसिटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रेट है। मोशन में आएंगे, डिस्प्लेसमेंट तो बदलेगा, पहले जीरो था फिर बढ़ जाएगा या वापस जीरो हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा। तो उसके बढ़ने घटने की जो रेट है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। यहां से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा यहां से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से इसके एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज वेलोसिटी का भी यहां से जो फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से रेस कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को। फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं? फिफ्थ पॉइंट पे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम और बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स यहां से करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर कोई भी फार्मर किसी फील्ड के अंदर चारों ओर कुछ रिवोल्यूशन करेगा, रिवोल्यूशन के बाद में वो रुक जाएगा, कुछ टाइम गिवन रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। इसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आएगा इस चैप्टर का,
एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।